ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। यह एक जांच एजेंसी है जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका मतलब है इसका भारत के संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। आइए समझते हैं ईडी किन किन अधिनियमों के तहत काम करती है। पहला एक्ट है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या शॉर्ट में इसे पीएमएलए एक्ट 2002 भी कहते हैं। इस एक्ट को समझने से पहले समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और कैसे होती है। मनी लॉन्ड्रिंग में कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने गलत तरीके से कमाए गए पैसों को सबसे पहले वित्तीय संस्थान जैसे बैंकों आदि में छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे खातों में जमा करवा देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ ब्लैक मनी है तो वह इसको 5-5 लाख के अमाउंट में 20 अलग अलग खातों में जमा करवा देगा। इस प्रोसेस को प्लेसमेंट कहा जाता है। अगले स्टेप में अलग अलग खातों में जमा इन पैसों को टैक्स हेवन कंट्री जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, जर्सी, हांगकांग, बरमूडा, जहां पे टैक्सेशन लॉ ना के बराबर होते हैं या बहुत ही लचीले होते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन के सहारे शेल कंपनियों के खातों में पहुंचा दिया जाता है। शेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो सिर्फ पेपरों में ही होती है। टैक्स हेवन कंट्री में इन शेल कंपनियों के फिजिकल एग्जिस्टेंस को कोई भी टैक्स अथॉरिटी वेरीफाई नहीं करती है। मल्टीपल ट्रांजैक्शन के सहारे शेल कंपनियों के खातों में आए इन पैसों को प्रॉफिट के रूप में बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं। अगले स्टेप में इन टैक्स हेवन कंट्री से पैसा एफडीआई या शेल कंपनी के फर्जी खातों से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के सहारे वापस इंडिया भेज दिया जाता है, जहां पे इन पैसों को रियल एस्टेट, होटल, फिल्म इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इस तरह गलत तरीके से कमाए गए पैसों को आसानी से वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह यह एक्ट ईडी को इस कार्य में संलिप्त किसी व्यक्ति को सेक्शन 19 के तहत उसकी आय की जांच, अभियोजन और ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तारी का अधिकार देता है। इसमें संबंधित व्यक्ति को खुद से साबित करना होता है कि उसके द्वारा कमाया गया पैसा लीगल सोर्सेज से कमाया गया है। ना साबित करने की दशा में व्यक्ति को 3 से 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और अगर संबंधित व्यक्ति ने आय नारकोटिक एक्ट 1985 का उल्लंघन कर ड्रग्स आदि पदार्थों की तस्करी करके कमाई है तो उसे 10 साल तक का कारावास हो सकता है। अगला अधिनियम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज का अर्थ होता है एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदलना। फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी कंपनी को बाहर के किसी देश से कोई गुड्स या सर्विस अपने देश में इंपोर्ट करवाना हो। तब उस कंपनी को इंपोर्ट किए गए गुड्स और सर्विस का भुगतान रुपए में ना कर बल्कि एक्सपोर्टर कंट्री की करेंसी या यूएस डॉलर में करना होता है। इसके साथ ही कोई व्यक्ति अगर बाहर किसी दूसरे देश में प्रॉपर्टी या कोई एसेट खरीदना चाहे तब भी उसे उस देश की करेंसी में ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति बाहर किसी दूसरे देश में स्टडी करने या किसी टूर पर जाता है तब भी उसे फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह फेमा विदेशों से व्यापार और भुगतान से संबंधित कानून हैं। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर ईडी को जांच के साथ जुर्माना लगाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। अगला एक्ट है फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। हिंदी में इसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति देश में कोई आर्थिक अपराध जैसे कि बैंकिंग फ्रॉड करके भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र यानी देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाता है, तब यह एक्ट ऐसे व्यक्ति की भारत में स्थित उसकी संपत्तियों को अटैच करने और उसकी कुर्की करने का अधिकार ईडी को देता है। उदाहरण के लिए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग बैंकिंग फ्रॉड करके लंदन भाग गए। इस एक्ट का यूज़ करके ईडी ने उनकी देश में स्थित सभी संपत्तियों को अटैच करके उनकी कुर्की कर दी और प्राप्त रकम को बैंकों को वापस लौटा दिया। इस तरह यह कानून ईडी को भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति को अटैच करने और उसकी कुर्की करने का अधिकार देता है। आइए जानते हैं जब्त किए गए पैसों का ईडी आखिर क्या करती है। ईडी सबसे पहले जब्त किए गए पैसों का एक ब्यौरा तैयार करती है और उन पैसों को सील करके अपने ऑफिस में रखवा देती है। उसके बाद ईडी बैंकों में अपने खातों में इन पैसों को जमा करवा देती है और इन पैसों की एफडी करवा दी जाती है।
जब कोर्ट में आरोपी व्यक्ति दोषी साबित हो जाता है तब ईडी इन पैसों को भारत सरकार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद भारत सरकार अपने हिसाब से इन पैसों को खर्च करती है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति या संस्था को जितने अमाउंट का उसके साथ फ्रॉड हुआ है उतने अमाउंट का पैसा ईडी उसको रिटर्न कर देती है। उदाहरण के लिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या ने सरकारी बैंकों से 22,000 करोड़ का फ्रॉड किया। ईडी ने इनकी प्रॉपर्टी अटैच करके 19,000 करोड़ की वसूली करी, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए ईडी ने इन सरकारी बैंकों को वापस लौटा दिया। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।